हाँ भाई, हम पढ़ रहे थे ड्राइंग शीट। आज ड्राइंग शीट को समेटना है। हाँ, समेट नहीं थे ना? ओके, अभी समेटते हैं। ड्राइंग शीट को समेटने का लॉजिक है, वैसे हमने आपको लिख के दिया था, आपको पल्ले पड़ा होगा है? पड़ा ही नहीं? पल्ले नहीं पड़ा? क्या पल्ले नहीं पड़ा? कैसे समेटना है? ठीक है, पल्ले पटकते हैं भाई। ये किसने, आपने किए थे बड़े? आलसी हो क्या? थोड़ा सही ढंग से तो बड़ा करो। इसे फिर मेरा काम बढ़ाने वाला कर रहे हो तुम। कैसे किए हैं भाई? चलो, हम ड्राइंग शीट पे फोल्डिंग पे आते हैं। इसको तो हम बाद में देख लेंगे, तो है तो आसान सी चीज। लेकिन जब पेपर फोल्ड करना है तो पहले फोल्ड को ही देखते हैं, ठीक है? पेपर फोल्ड करने की दो विधियां हैं। ये भी आपके ऐसा मामला है कि रटने वाली चीज है नहीं, समझने वाली चीज है। समझ लोगे तो गड़बड़े होगी नहीं। एक तो है 297 इंटू 190 mm। एक तो 297 इंटू 190 mm। दूसरी विधि जो होती है वो कहती है 297 इंटू 210 mm। और ये जो मान है वो A4 का है। किसका मान है? ये जो मान है A4 का मान। अब उसने कहा भाई कैसे समेटे? समेट के बताओ। दोनों तरीके से, हम दोनों तरीके से एक साथ चीजें समेट के देखते हैं कि कैसे समेट सकते हैं। दोनों A4 शीट ही है। मैं दोनों विधियों से साथ में समेट के आपको दिखवा देता हूं। आप बताओ कि सबसे पहली बात है कि हमारे पास ये लंबाई है कितनी? 1189। ये साइज भूल गए ना तो फिर बेटर रहो। ये साइज भूलने बाद तो पेपर में कुछ बचा ही नहीं है। सीट का सवाल में यही तो साइज है जो सब काम करवाएगी। दूसरी है 841 mm। ठीक है, यहां पर आप जानते हैं कि एक टाइटल बॉक्स होता है। होता है? टाइटल बॉक्स कितना होता है? 185। और ये होता है 65। ये भी सही मामला है। अब देखो, ये कह रहा है मुझे 190 के मान के हिसाब से चीजें चेक करो, तो मैं कहूंगा 190 के हिसाब से करूं। ये 190 आया, ठीक है भाई। एक और लाइन खींचूंगा तो ये भी क्या आएगा? 190। एक और लाइन खींचूंगा तो ये भी क्या आएगा? 190। अभी 1189 हुए नहीं ना पूरे? ये भी क्या हुआ? 190। ये भी क्या हुआ? कितने हो गए? 950 ही हुए अभी तक। 5 ही तो है ना। 1 2 3 4 5। तो यहां तक कितने हुए? 950। 19 पंजे 95 होते हैं। अच्छा, 950 में 190 और जोड़ दोगे तो क्या हो गए? कितने होंगे? 1140।
तरीका ध्यान रखना है, तरीके समझना ना। कितने हुए 1140। आप उसके बाद में कोई सी भी माप का निकाल देना, अगला बंदा कहेगा A4 में फोल्ड कितना, तो आप उसमें निकाल देंगे, कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है, तो कितना है 1140। ठीक है, पीछे कितना बचा 49, 49। और ये हमारे पास कितना है 190, ये कितना है 190, ये कितना है 190, ये कितना है 190, और ये कितना है 190, और ये कितना है 190। इसको आप इस प्रकार समेटोगे तो कितनी जगह सलवटें पड़ रही, 1 2 3 4 5 6 पड़ी कि नहीं पड़ी? सबसे पहले तो आप कहेंगे 6 जगह सलवटें पहले पड़ी। अभी तक तो हमें इसी माप में लेके आना है, इस माप में आया कहां है? अब दूसरा क्या करना, 297 ना भाई। ठीक है, 297, और ये पूरी हाइट कितनी है 841 है। तो देखो ये 297, ये 297 हो गया। नजदीक नजदीक ज्यादा खींच दी मैंने। ये 1, ये 2। मैं आपको दिखा दूं, ये मान लो मेरे हाइट कितनी है भाई 297, तो ये भी कितनी है 297। बताओ हुई कितनी 594। पीछे कितना बच गया? तो आप कहेंगे 241 में 6 जोड़ दो, 247। तो है तो भाई उस माप के अंदर तो आ गया ना भाई। ठीक है, अब ये 6 ये सलवटें कितनी पड़ी 2, आया कि नहीं आया? 1 2 3 4 5 6, 297 297 247। क्या हुआ? कौन सी? 1 2 3 4 5 6। देखो कि हमारे पास इसमें जो मान है, ये तो आपके पास इसमें तो कंफ्यूजन है ही नहीं। ये मान हमारे पास क्या है 297 गुणा 2 प्लस कितना आया 247, यही आया। लेकिन इसके मामले में इसने कहा भाई 190 गुणा 5। फिर इसने यहां पर डिजाइन चेंज की करता है, यहां पर वो डिजाइन क्या करता है चेंज करने के कारण वो सीधा ये जो होते तो टोटल 6 ही है, लेकिन वो क्या करता है 2 अलग अलग माप डालता है, जिसके कारण उसकी डिजाइन परिवर्तित होती है। इसलिए हम इसको काम में कम लेते हैं, और इसकी बजाय जो हमारे पास सेकंड मॉड्यूल वाला काम में लेते हैं, तो ये सबसे आसान विधि होती है। इसमें A4 का माप है, सर्वाधिक प्रयोग भी हम इसी का करते हैं, क्योंकि सीट को समेट कर A4 के अंदर ही तो फाइल में रखनी पड़ती है, तो A4 का माप सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है। तो तकनीक A4 वाली है, वो इसी प्रकार लागू होती है। इसी लॉजिक को लागू करते हुए आप इसको विभाजित करो, एक बार करो विभाजित। ये रहा 1189, और ये कितना है 841, और ये हमारे पास कितना है 185 और 65। ठीक है, कितनी चौड़ाई करनी है इस दूसरे वाले में 210। बताओ कितना होगा? ये एक, ये एक 210, ये दूसरा 210, ये तीसरा 210, ये चौथा 210, ये पांचवा 210। 5 210 कर दिए तो क्या बने 1050। पीछे कितने बचे 139, सॉरी पीछे ये कितना बना भाई 139 बन गया। और ऐसे कितने रखने हैं मुझे 297 ही ना, इसमें तो चेंज करना ही नहीं है। तो कहेगा इसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं है, तो वो कह रहा है ये लो 297, ये लो 297, और ये पीछे कितने बच गए 247। ठीक है, अब तो 1 2 3 4 5, 5 ये 6 और 7, टोटल सलवटें कितनी पड़ी 7।
सलवटें ऐसे पड़ेगी। फिर सलवटें, सलवटें कैसे भी डालो, ये टाइटल बॉक्स हमेशा समेटने के बाद में क्या रहना चाहिए, ऊपर। मैं एक फोटो लगवा देता हूं, क्योंकि सलवटें तो इसे नेट नहीं चल रहा क्या, एक मिनट में। इस बोर्ड में नेट चलता है क्या, नहीं चलता, पता नहीं है। देख लो, यदि केबल अंदर जा रही है तो चलता, नहीं जा रही तो नहीं चलता, नहीं जा रही है। ये तो पावर वाली होगी ना, कि इंटरनेट वाली है। हरिंदर को भेजिए, उसे मंगवा लो, जल्दी मंगवाओ। एक फोल्डिंग का लॉजिक देख लो, क्योंकि फोल्डिंग में एक सवाल यही रहता है, फोल्ड करने के बाद में क्या ऊपर रहना चाहिए, तो आप कहेंगे टाइटल बॉक्स, ताकि टाइटल बॉक्स को देख के आप समझ सको ये ड्राइंग किसकी बनी हुई है, पूरा खोलने की आवश्यकता नहीं हो। तो ड्राइंग बॉक्स का ये पहला रूल ही यही आता है। आज उम्मस ज्यादा है, ऐसी काम नहीं कर रही है। काम तो तुम भी नहीं कर रहे हो, कहीं बाहर थोड़ी निकले। अभी थोड़ी देर में कमरे जाओगे ना तो याद आएगी, हाँ अब तो उम्र ही है। हैं? कहीं भी जाओ, आज तो उम्र है ना, उम्र। आप इसी रूम में तो डेली बैठते हो, तो डेली इतनी नहीं लगती, आज लग रही है तो पता ही है क्या है। अरे क्या कहा, मैं भेज दूं। बात कर लो, वापस बात करो फटाफट।
100 दे दो मुझे तो। वो ये कहता है कि आपके पास माप है सबसे पहले ए4 का माप ले लिया। अब 210 बाई 297 का बनाना है, तो 210 का 1 2 3 4 5, तो ये तो हो गए 1050। पीछे कितने बच गए भाई? पीछे बच गए आपके पास 139, तो पीछे बच गए 139। फिर इसको कहा कि इसको आप है जो वर्टिकली है समेटो, इसको समेटना शुरू करो। जब आप इसको समेटते हो तो एक सलवट यहां आती है इस प्रकार, एक इधर आई, एक ये रही 3, एक ये रही 4, एक ये रही 5। देख लो डॉट लाइन कितनी है अंदर? 5, तो 5 है। और इसको इस प्रकार समेट दी गई ताकि खोलते समय भी वापस एक दूसरे के ऊपर नहीं आए, सीधे आप ओपन कर सको। कर दी। तो ये कितनी सलवटें पड़ी? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 सलवटों के बाद ये इस प्रकार आया कि नहीं आया? आया। टाइटल बॉक्स ये था, यहां टाइटल बॉक्स ये रहा, और यहां टाइटल बॉक्स ये पड़ा। अब ये इसको समेटने के बाद में एक बन गया। अब ये इसका टाइटल बॉक्स है। अब यहां पर सलवटों के कितने सिरे है भाई हमारे पास? 2। तो इसने कहा ये 2 रे सिरे, इनको समेटो। ये 297, ये 297, ये 247 आ गया। तो इसको समेटा, तो ये तो आ गया इसके नीचे, ये इसके ऊपर आ गया। तो सीधे सीधे आप इसे इकट्ठा किया तो ये बन गया। टाइटल बॉक्स ऊपर है कि नहीं है? है। तो ये हमारे पास इसमें 5 और 2 कितने सलवट आई? 7। अच्छा, जब आपको ये तो A0 है, A1 का मापन करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे यही लेना पड़ेगा। 297 बाई 210 का ही मामला है। तो 210 210 210 कितने हुए? 360। जबकि ये हाइट है कितनी है? 841। लंबाई कितनी है? 841। और ये कितनी है? 594। यही तो है। A1 की साइज तो यही है। तो आपने कहा इसमें कितना हो गया? 630 हुआ। पीछे कितना बच गया भाई? 211। 211 है। 211 है ना भाई। और आपको चाहिए कितना? 210। हाँ, तो बराबर ही है, लगभग तो वही है। 210 है, 211 है, तो लगभग बराबर ही है। तो ये वो माप है जिसमें पूरा का पूरा माप क्या आ रहा है? बराबर। 1 2 और 3 सलवटें हुई, और एक इधर ऐसे सलवट आई, कितनी आई? 4। टोटल 4 सलवटों में समेट के आ गया 297 बाई 210। यही हुआ। ये हमारे पास इसका पूरा माप है। ओके। इसमें इनके सलवटे के बाद में ड्राइंग शीट होती है। हम कहां पर रखते हैं भाई? ड्राइंग बोर्ड के ऊपर। अब ड्राइंग बोर्ड के अपनी जगह से खिसकनी नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह रखने के लिए 2-3 चीजें काम में लेते हैं। एक होती है क्लिपर, एक होती है पिनर, एक होती है टेप। सबसे अच्छी बात वो कह रहे क्लिप काम में ले लो, लेकिन क्लिप तभी ले सकते हैं जब ड्राइंग बोर्ड और शीट का माप बराबर है। ड्राइंग बोर्ड D0 है और ड्राइंग शीट कौन सी है? A0। तो पूरी पूरी ऊपर आई, आपने कोने पे क्या लगा दी? क्लिप। कोई टेंशन है ही नहीं। ड्राइंग बोर्ड है D0 और शीट है A1। अब चारों कोनों पर शीट पहुंच ही नहीं रही है, क्लिप कैसे लगा पाओगे? क्या नहीं। भले 2 कोनों में नीचे भले क्लिप लगा दो, ऊपर नहीं लगा पाओगे। तो कहोगे इस केस में क्या काम करेंगे? 2 चीजें हैं उस केस में। या तो आप इस पिन को काम ले लें या फिर टेप को काम ले लें। क्या पिन को काम ले लें तो कैसे रहेगा? क्या पिन को ले सकते हो, पिन को चारों कोनों पे से चुभो के इस तरह कर दो, लेकिन 2 दिक्कतें आती इसमें। एक तो पिन बोर्ड में चिपकाओगे तो बोर्ड खुरदरा बनने लगेगा, तो कल को वापस ड्राइंग करोगे तो बोर्ड खराब होता है तो वहां पेंसिल रुकेगी तो खड्डा पड़ने लगेगा। एक दिक्कत ये आएगी। दूसरी उस समय दिक्कत ये आएगी कि जब पिन लगाओगे पिन का ये भाग बाहर रहता है, और ये भाग बाहर रहता है ना, तो उस समय मिनी ड्राफ्टर या ड्राफ्टिंग मशीन घुमाने पर ये अटकता है।
तो दो समस्या आती है। इसलिए कहा जाता है कि इसका प्रयोग तो तुम कम ही किया करो, लेकिन काम में ले सकते हो क्या? हाँ ले सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा कौन सा रहेगा जब छोटी साइज है? टेप। कहेगा कोने पे टेप चिपका दो। टेप चिपकाए तो ध्यान रखना, टेप का भाग है जो सीट पर उतना ही होना चाहिए जो मार्जिन के अंदर आता है। तो मार्जिन लाइन के अंदर टेप का कोई हिस्सा चिपकाते समय काम में नहीं लेना। अनट्रिम्ड साइज का आकार है ना वो बाहर वाला, उसी को काम लेना, ताकि जब तुम टेप उतारो उस समय उसका कागज का कुछ अंश उतरे भी, शीट खराब नहीं होनी चाहिए। इसलिए बाहर वाला भाग ही काम में लेना और चारों कोनों पे टेप लगा दो। फिर पूछते इन तीनों में सबसे अच्छा कौन है? हमने कहा टेप है। लफड़ा ही नहीं है, सबसे अच्छा कौन है? टेप। लेकिन टेप क्या है कि खत्म होती है। ये देखो थोड़े दिन बाद दूसरी खरीदनी पड़ती है। क्लिप की खास बात है दूसरी नहीं खरीदनी पड़ती, वही क्लिप रहती है। लेकिन दोनों में अच्छी कौन सी है? टेप। अटकती नहीं है ना, बाकी तो मिनी ड्राफ्टर के आएगा घूमेगा कि अटक भी जाए, टेप कहीं परेशान नहीं करती। लेकिन टेप है जो कंजप्शन होती है, कंज्यूमेबल आइटम है, और ये हमारे पास परमानेंट आइटम है, तो ये कंज्यूमेबल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं क्लिप बराबर माप किया तो क्लिप ही काम है, लो कंज्यूमेबल है नहीं। लेकिन कम आकार है तो ये कंज्यूमेबल नहीं लेना है तब तो ये ले लो। लेकिन आपको अच्छी ड्राइंग है और कोई किसी प्रकार परेशान नहीं आनी चाहिए तो कौन से ले लो? टेप। लॉजिक समझ गए कि नहीं समझे? अब देख लो कह रहा है यदि आपने क्लिप लगा दिया है, टी स्क्वायर और ड्राफ्टर ये क्या होंगे? इसमें अटकेंगे और इसमें अटकेंगे नहीं। आप क्या टी स्क्वायर को ऊपर खिसकाओगे, क्लिप में बाद में चली जाएगी ना, इसलिए ये दिक्कत आती है। समझ में आ गया? अगला है स्केल, पैमाना। पैमाना बहुत छोटी सी चीज है। पैमाना इसलिए कि आपके पास है ड्राइंग सीट। सुन लो, इतनी बात सुनने में तो समझ में आ जाता, कोई भारी भरकम कुछ है भी नहीं। आपके पास है ड्राइंग सीट और इस ड्राइंग सीट पे आपको सारा नक्शा बनाना है। तो मैंने आपको, मेरे जीवन में समस्या ही है, ऐसे ही है ना, आपके तो और ज्यादा है। चलो आवाज आ रही ना? हाँ। पैमाना, पैमाना में ऐसा है कि ड्राइंग शीट के ऊपर यदि आपको क्या मकान का नक्शा बनाओ तो ड्राइंग शीट पे बनाना है, पुल का नक्शा बनाओ तो भी ड्राइंग शीट पे बनाना है, आपको क्या पानी की बोतल का नक्शा बनाओ तो ड्राइंग शीट पे बनाना है। क्यों? मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो पहले आपको सैंपल तो तैयार करना पड़ेगा ना। और आपको क्या है कि इस जो आपके पास घड़ी है, इस घड़ी के एक छोटा सा अंदर पुर्जा लग रहा है, उसका भी आकार बनाओ तो भी किसमें बनाओगे? ड्राइंग शीट में ही। डिजाइन तो ड्राइंग शीट में ही तैयार होगी। अब आप कहोगे सब में मामला एक नहीं है, जो वो है बड़ा पुल उसको छोटा करके लाना है, इससे कहते हैं रिड्यूसिंग स्केल। हमने क्या किया? रिड्यूस। पुल तो बहुत बड़ा था, 500 मीटर का लंबा पुल था, और हमने ले आए इस 1189 इस साइज के अंदर लेके आए। तो बताओ आपने क्या किया? छोटा। छोटा करते समय आपने क्या बोला? आपने ये बोला वास्तव में जो यह 5 मीटर है ना, वो इस सीट के अंदर 2 सेंटीमीटर है। जो रियल में 5 मीटर है वो ड्राइंग सीट में कितना है? 2 सेंटीमीटर। तभी तो नक्शा सही बनेगा, नहीं तो नक्शा सही बनेगा क्या? नहीं। ठीक है। दूसरा, अब आपके पास स्क्रू बहुत छोटा सा है जो पुर्जा लग रहा है, उसको बड़ा बना रहे हो। छोटा इतना है कि उसकी जो विड्थ है 2 mm है। अब 2 mm बनाओगे तो ये लो बन गई। अब क्या पता चले क्या बना है? इस स्केल को क्या करना पड़ेगा? बड़ा। उससे हम कहते हैं एन लार्ज स्केल। एन लार्ज मतलब वर्तमान, बड़ा किया आपने, और रिड्यूस का मतलब लघुकरण यानी कि छोटा किया। और पानी की बोतल का आकार हमने कहा ठीक है, ड्राइंग में भी सही आएगा और आपके बना हुआ भी सही है, सेम का सेम ही रहने दिया। तो ये हमारे पास क्या कहलाई? फुल स्केल। तो 3 प्रकार की स्केल है जो हम काम में लेते हैं: रिड्यूसिंग स्केल, फुल स्केल और एन लार्ज स्केल। क्लियर? आपने 8वीं क्लास में, 7वीं में, 9वीं में जहां भी ग्राफ आए, ग्राफ बने होंगे, जब भी जहां भी आए। हमारे 8वीं में आए थे, आपके 10वीं में आए होंगे, आजकल पैटर्न चेंज हो रहा है।
10वीं में 8वीं में आई नहीं। तुम दया आ रही मुझे अब। बाकी दुनिया का 8वीं में आ गए, तेरा नहीं है, कहाँ रह गए तुम। 8वीं में आया था। 8वीं में जब ग्राफ आया था तो यदि आप क्लास में 2 बच्चों में से एक हो सकते हैं, या तो पहले किसी ने बनाए उसके देख के बनाने वाले, या फिर आप है जो खुद बना रहे हो, फिर आपके देख के कोई बना रहा है। ठीक है, यदि आप उसमें खुद बनाने वाले हैं तो आपके साथ एक समस्या जरूर रही है कि या तो आपने जो पैमाना लिया ना, एक खाना बराबर 5 सेंटीमीटर एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर एक खाना बराबर इतना सेंटीमीटर से लिया ना, लेने बाद में जो ग्राफ बनाया तो कभी कभार तो माप ले लिया, फिर ग्राफ बनाया तो इतना इतना सा बना। ठीक है, कई बार माप लिया तो ग्राफ इतना बड़ा बना, बाहर निकल रहा है। हमने कहा सर ये तो बाहर जा रहा है, तो उन्होंने कहा पैमाना चेंज करो, एक खाना बराबर 5 सेंटीमीटर की जगह करो एक खाना बराबर 8 सेंटीमीटर, तो खाने क्या हो जाएंगे, थोड़े कम हो जाएंगे ना। ठीक है, सेंटीमीटर सारे अंदर आ जाएंगे। इतना छोटा हो गया, इतना छोटा क्या बढ़ेगा, इसको थोड़ा बड़ा करो, एक खाना बराबर 4 सेंटीमीटर था तो एक खाना बराबर 2 ही करो, जिससे क्या होगा, बराबर नाप से बन जाए। इसलिए हम कौन सा काम लेते थे, हम एन लार्ज स्केल काम में लेते थे, और हम और कौन सा काम में लेते थे, फुल स्केल। ठीक है ना, तो एन लार्ज स्केल काम में लेते थे, फुल स्केल काम में लेते थे, और या फिर आप रिड्यूसिंग स्केल काम लेते थे, जो भी लेते थे। क्या बनाते, ग्राफ, इसके अंदर आ जाना चाहिए। हाँ भाई, इमरजेंसी कुछ नहीं होती है। हाँ, क्या ठीक है, ये मेरा 8वीं क्लास में साथ में पढ़ता था। ठीक है, हाँ ग्राफ के लिए कर रहा था। तो ये एन लार्ज स्केल, रिड्यूसिंग स्केल ये था। ठीक है, अच्छा अब हमें किसी को बड़ा करना है, आकार को छोटा करना है, इसके लिए हमें पैमाना काम में लेना पड़ता है। ड्राइंग शीट जब बनाते हो तो नीचे टाइटल बॉक्स होता है, उसमें पैमाना लिखना जरूरी है। यदि पैमाना नहीं लिखा हुआ है और पटवारी के पास नक्शा है और उसके पास तो नक्शा छोटा सा है खेत का आपके, उसको कैसे पता चलेगा जो यहाँ 1 सेंटीमीटर है वहां 8 मीटर है। तो पैमाना लिखा हुआ है कि नहीं है, उसको पैमाने के द्वारा पता चल रहा है। तो इसलिए क्या काम करते हैं यहाँ पर, पैमाना, और वो हम पैमाना यहाँ पर पढ़ते हैं। पैमाना में एक नाम आएगा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, आरएफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और आरएफ का मान ही पैमाना निर्धारित करता है। निरूपक भिन्न, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, निरूपक भिन्न, आरएफ। आरएफ क्या कहता है, आरएफ सिंपल बताता है कि वास्तविक माप यदि मान लो है आपके पास 10 मीटर, वास्तविक मान कितना है 10 मीटर, और प्रदर्शित मान है, आपने जो ड्राइंग के अंदर बनाया वो बनाया मान लो 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, वो कितना बनाया 5 सेंटीमीटर, वास्तविक मान कितना है 10 मीटर, प्रदर्शित मान कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बताओ आरएफ का मान क्या है। तो आप कहेंगे प्रदर्शित मान कितना है 5, 5 क्या है सेंटीमीटर, और वास्तविक मान क्या है 10 मीटर है। सेंटीमीटर बदलना तो गुणा किसे करूंगा 100 से, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, 5 से कटा कितना है 2, तो बताओ क्या आया 1/200, तो 1 अनुपात क्या आया 200। बताओ वास्तव में जो 10 मीटर था मैंने प्रेजेंट कितने में किया 5 सेंटीमीटर में, बड़े को मैंने क्या किया छोटा, स्केल क्या हुई रिड्यूस, बड़े को क्या किया छोटा, स्केल क्या हुई रिड्यूस हुई, लघुकरण हुआ। और लघुकरण का मान क्या है 1/200, 1/100 आ सकता है, 1/50 आ सकता है, 1/5 भी आ सकता है, लेकिन जो भी आएगा इधर ज्यादा ही आएगा कि नहीं आएगा,
बस ये है लघुगण पैमाना का माप। तो ड्राइंग में प्रदर्शित मान बटा वास्तविक माप ही क्या कहलाता है भाई? निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न है, जैसे इसने एक एग्जांपल लिया कि वास्तविक लंबाई है 50 सेंटीमीटर, ड्राइंग में बनाया कितना सेंटीमीटर? 2। तो ड्राइंग में कितना है? 2, वास्तव में कितना है? 50। 1/25 यानी 1 अनुपात क्या हुआ? 25। 1 अनुपात क्या हुआ? 25। ठीक, ओके ओके। अब हमारे पास RF के मान कितने हैं? 3। एक तो है लघुकरण पैमाना, एक वर्धमान, एक है पूर्णाकार। लघुकरण पैमाना कह रहा है कि 1/20 और ये कह रहा है वर्धमान पैमाना कह रहा है 20/1 और ये कह रहा है 1/1 यानी ये क्या कहेगा? 1:20। ये क्या कह रहा है? 20:1 और ये क्या कह रहा है? 1:1। पूछे लघुगण पैमाना क्या कह रहा है? तो बड़े को छोटा करना। वर्धमान क्या कह रहा है? छोटे को बड़ा करना। जैसे आपके घड़ी के कल पुर्जे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, अब उसकी ड्राइंग बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? बड़ा, तो वो एनलार्ज करना पड़ेगा। और ये पूर्ण आकार पैमाना, जो माप है वही माप प्रदर्शित करना, वो क्या कहलाता है? पूर्ण आकार पैमाना। ठीक है। अब हमारे पास लघुकरण जो पैमाना है, इसका प्रयोग हम कहां लेते हैं? हम कहते हैं यदि मकान है, मकान का नक्शा, तो लघुकरण पैमाना काम में लिया जाएगा। ठीक है। यदि भूमि योजना है तो लघुगण पैमाना, ब्रिज है, पुल है, तो क्या करोगे? लघुगण पैमाना। या इससे कोई भी माप है जो ड्राइंग शीट से बड़ा है और ड्राइंग के अंदर लाना है, तो क्या कौन सा काम लोगे? लघुगण पैमाना। ठीक है। तो ये लघुगण पैमाना कहां काम में लिया जाता? आ गया ट्रांसफॉर्मर, ट्रेन, एयरक्राफ्ट, पुल, मकान, सड़क, जो भी है। अब इसमें आप कोई भी उदाहरण लेकर देख लो। इसने कहा 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर में दर्शाओ। जैसे करते हैं ना, 1 खाना बराबर 1 मीटर है, तो वैसे। तो आपने कहा कि प्रदर्शित मान क्या है? 1 सेंटीमीटर। वास्तविक मान कितना है? 1 मीटर। और मीटर में सेंटीमीटर कितना है? 100। 1/100 0.001 लिख दो, यहाँ 1:100। हमें यही लिखना है। RF इंडेक्स मतलब RF मान यही कहलाता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यही कहलाता है, निरूपक भिन्न। ठीक है। अगला हमारे पास है एन लार्ज स्केल। छोटी वस्तु है, बड़ा बनाना है। पुर्जा है, घड़ी का छोटा है, मशीनों के बहुत सारे पुर्जे छोटे हैं। शरीर के अंदर जो हार्ट की एंजियोग्राफी आ रही है, अंदर मोटर जा रही है, वो चेक कर रही है, कैमरा वगैरह। अब उसकी डिजाइन तो उन्होंने बनाई है पहले, अब वो तो बहुत छोटी है, तो उसकी डिजाइन जो ड्राइंग शीट में बनी, वो क्या बनी थी? बड़ी। छोटे आकार को बड़ा करना, ये क्या कहलाता है? एन लार्ज। तो ये हमारे पास एन लार्ज, घड़ी के कल पुर्जे, छोटी मशीनों के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पार्ट्स, इनके लिए काम लेते हैं। ये कह रहा है 1 mm की वस्तु को 1 सेंटीमीटर बताना है। तो प्रदर्शित मान क्या है भाई? ये उल्टा क्या लिखा? उल्टा लिख दिया ना। प्रदर्शित मान क्या है? 1 सेंटीमीटर। और वास्तविक मान क्या है? 1 mm। वास्तविक मान क्या है? 1 mm। और प्रदर्शित कितना करना है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कितने mm होते हैं? 10। और ये 1 mm का 1 mm 10/10:1, यहां कह दो 10। ये हमारे पास कौन सा पैमाना? वर्धमान पैमाना है। लघुकरण में लगे हो गए, ये लो, ये भी और एक्स्ट्रा हो गया, ये लो, इधर लगा देते 0 अपने क्या। ठीक है, उसमें सही लगा हुए। और वही तो बताना, ये छपेगा। ओके, चलो 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 चलो, ठीक ठीक, ध्यान रह जाएगा। पूर्ण आकार पैमाना, जो माप है वही माप प्रदर्शित करो, इसे क्या कहते हैं? पूर्ण आकार पैमाना। इसे कहते हैं पूर्ण आकार पैमाना। जो मान है वही मान प्रदर्शित किया गया है। क्लियर? ठीक है। ये इसने कहा भाई M1, M2, M3, M4, M5, M6 है, जो बता रहा है कि स्केल किस किस प्रकार की है। फुल साइज स्केल है तो 1:1, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना 1:2, 1:2.5, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100। ये हमारे पास है
ये डेजिग्नेशन स्टैंडर्ड स्केल की M1 से M8 तक डेजिग्नेशन है। ध्यान रखो तो रख लो, इस प्रकार कोई सवाल रहता नहीं है। ड्राफ्ट मैन को ये सवाल पूछ लिया जाता है क्योंकि इस डेजिग्नेशन स्केल के अनुसार उनको वो काम में लेना पड़ता है जो इसके ऊपर मापने वाली स्केल का प्रयोग करना पड़ता है। वो कह रहा है यदि मान लो 1:600 है तो बहुत माइनर नक्शे में अंतर है ना, धरातल पे तो अंतर बहुत ज्यादा आ जाएगा। इसलिए वहां पर क्या है, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा छोटी से छोटी मान को ढंग से मापो। इसलिए M1 से लेकर M8 तक क्या बनाया, डेजिग्नेशन। ये हमारे पास ड्राइंग में जो M लघुकर्ण है, वर्धमान है, पूर्ण पैमाना। लघुकर्ण क्या 1:2 हो, 1:20 हो या चाहे 200 हो, चाहे 5 हो, 50 हो, 500 हो, 10 हो, 100 या 1000 हो, कुछ भी हो, ये पैमाना कौन सा है, लघुकर्ण। 50:1 है या 5:1 है, ये कौन सा है, वर्धमान, ये है वर्धमान। और फुल स्केल पैमाना 1:1। अगला स्केल के प्रकार। स्केल हमारे पास टोटल कितने प्रकार के, 5। साधारण पैमाना, विकर्ण पैमाना, वर्नियर पैमाना, तुलनात्मक पैमाना और जीवा पैमाना। साधारण पैमाना स्केल वही है जो आप स्कूल में लेके जाते थे। इसमें 2 प्रकार के मान मापे जाते हैं। एक तो होता है इकाई, एक उसका दाही या फिर उसका 10वां हिस्सा। यदि आप जैसे उसमें सेंटीमीटर मापते हैं तो साथ में क्या माप सकते हैं, मिलीमीटर, उसका 10वां हिस्सा। यदि आप मीटर मापते हैं तो साथ में क्या माप सकते हैं, डेकामीटर। कौन सा हिस्सा माप सकते हैं, केवल 10वां। आपके पास तो स्केल में क्या था, सेंटीमीटर और मिलीमीटर था ना, तो एक तो स्केल और एक उसका 10वां हिस्सा माप सकते हो। वो हमारे पास क्या कहलाता, साधारण स्केल। तो मैं 2.4 सेंटीमीटर माप सकता हूँ, नहीं माप सकता, माप सकता हूं। आपके पास जो स्केल है उसमें 2.46 ये माप सकते हो क्या, आपके अक्सर ये 6 का कुछ दिया हुआ ही नहीं उधर। 2 सेंटीमीटर बड़े बड़े खाने ले लिए, आगे 0.4 है तो छोटे बड़े देखो, 2 के बाद 1 2 3 4 4, आगे 6 वाला तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है। तो आप कहेंगे ये नहीं माप पाएंगे, 100वां हिस्सा नहीं माप सकते। तो साधारण स्केल किसे कहते हैं, वह स्केल जिसके द्वारा इकाई और उसका 10वां हिस्सा माप सके, वो कौन सी स्केल कहलाती है, साधारण। ठीक है, तो साधारण स्केल 2.9 को पढ़ सकता है, 2.92 को नहीं पढ़ सकते, केवल 2 इकाई माप सकते हैं। ठीक है, और दूसरी स्केल कौन सी है, विकिरण। विकिरण स्केल वो है जो इकाई, उसका 10वां भाग और उसका 100वां भाग तीनों माप सके, उसे हम क्या कहते हैं, विकिरण स्केल। विकिरण स्केल ड्राइंग में जरूर काम में ली जाती है। उसमें तिरछी लाइनों के द्वारा मापा जाता है, क्रॉस होकर लाइनें जुड़ती है, वहां से वैल्यू ली जाती है। तो विकिरण स्केल होती है जो 3 इकाइयों को पढ़ सकता है एक साथ, जैसे मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ये 1 हुआ। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ये क्या हुआ, 1। ठीक है ना। तो इकाई 10वें और 100वें भाग को दर्शाया जा सके। तीसरा आपके पास नाम दिया हुआ है वर्नियर। वर्नियर है जो विकिरण की तरह ही है, ये भी 10वां हिस्सा तक माप लेता है, क्योंकि वर्नियर पैमाने का अल्पतमांक क्या होता है, 0.01 mm है कि नहीं है। बताओ 100वां हिस्सा माप रहा है कि नहीं माप रहा है, माप रहा है ना 100वां हिस्सा, 0.01 mm, तो 100वां हिस्सा माप रहा है वर्नियर पैमाना, तो ये उसकी तरह 100वां हिस्सा माप सकता है। तुलनात्मक पैमाना ये कह रहा है कि 2 राशियों को तुलना करके मापना, वो कौन सा पैमाना करेगा, तुलनात्मक। और जीवा पैमाना होता है वो एंगल की सहायता से पैमाना स्केल होती है, वो मापना, वो क्या कहलाएगा, जीवा पैमाना। हमें 2 स्केल विशेष रूप से देखना है, बाकी आपको 3 के बारे में वो डिटेल लिखी हुई है आपके, बट इतना ज्यादा डिटेल देखनी नहीं है। जो हमारे पास ये विकिरण पैमाना होता है ना, वो देखो ऐसे आडी लाइनें होती है, फिर ये लाइनें होती है, फिर इन लाइनों के अंदर तिरछे पॉइंट मिलते हैं, इनसे ये पता चलता है ये कहां पे लाइन मिली है, उससे पैमाना लिया जाता है, तो विकिरण पैमाना है। हमारे परीक्षा में सवाल इतने रहते नहीं, तो ये इस डिजाइनिंग में क्यों पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये है स्केल। कल जो भाग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लाइंस यानी रेखाओं के बारे में। क्लियर।